नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व में हम चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पूरा पॉमेरियन मीडिया जो है, वो लगातार अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भी देश तरक्की कर रहा है, ऐसी बड़ी-बड़ी बातें बताई जा रही है। जीएसटी काउंसिल का रिफॉर्म्स और देश को तरक्की देगा, ये लेटेस्ट हुआ है। लेकिन इसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में नरेंद्र मोदी के गुरु रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी जी के तमाम दावों का ढोल फोड़ दिया और देश की वास्तविक स्थिति कितनी भयावह है, इसका रेखांकन जोशी जी ने 70 पन्नों के अपने प्रेजेंटेशन में, स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन में संघ की पूरी टीम के सामने मोदी जी की असलियत बता दी और कितनी विषमता है आर्थिक देश में, इस पे गहरी चिंता व्यक्त की। सीनियर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विषमता पर गहरी चिंता जताई और अपने तर्क में वामपंथी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का हवाला दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत मुरली मनोहर जोशी जी की इस बात को उन्होंने एंडोर्स किया, ये कहते हुए कि जोशी जी ने तो सब कुछ कह ही डाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की अर्थ समूह की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। बैठक में लोगों की आय की असमानता, प्रति व्यक्ति कम जीडीपी पर विशेष चर्चा हुई। खास बात यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डीन रहे हैं फिजिक्स विषय के, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का भी हवाला दिया गया। अमर्त्य सेन और संघ विचार तो वैसे दो ध्रुव माने जाते हैं। यही वजह है कि बैठक में चिंता जताई गई है, वो काफी गंभीर लगती है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा का ठपका जिस पे लगा हो, यदि उसका हवाला देते हुए देश की चिंता को मान ले संघ, तो फिर वाकई बात गंभीर है। सवाल है कि क्या संघ को सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति की फिक्र है या फिर संघ केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार की आर्थिक नीति को लेकर चिंतित है? ये सवाल अब इसके जवाब खोजेंगे। बैठक में हुई बातचीत से ऐसे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। मुद्दे की बात यह है कि संघ अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित तो है और शायद इसलिए मामले की गंभीरता से लेकर कई स्तर पे प्रयास चल रहे हैं। बताते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुद्दे की गंभीरता को समझने और समझाने की कोशिश की है। लेकिन अमर्त्य सेन के जिक्र और मुरली मनोहर जोशी ने जो लाइन दी, आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्ताजी होसबोले ने भी इसे गंभीरता से लिया। ऐसे में ये जानना और समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्थिक विषमता पर मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ से जुड़े आर्थिक संगठनों के करीब 80 प्रतिनिधियों में एक बंद कमरे में बैठक हुई। अब उस प्रतिनिधियों के में कौन-कौन था, यदि मैं इसकी सूचना आपको बता दूं, तो उनमें भारतीय किसान संघ था, सहकार भारती थी, ग्राहक पंचायत थी, स्वदेशी जागरण मंच था, लघु लघु उद्योग भारती थी, भागवत स्वयं थे, होसबोले जी थे, सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल थे, यही उसके पालक थे इस पूरे समूह के। सीआर मुकंदन थे, अरुण कुमार थे, आरडी चंद्रशेखर थे, अतुल लिमय थे, आलोक कुमार थे। साथ ही में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, गुरुमूर्ति जो आर्थिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, बीएल संतोष जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, संजीव सन्याल प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक जो एडवाइजरी है उसके काउंसिल के मेंबर है, सुरेश खन्ना यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर है, अरुण कुमार भी जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने पेशे से। ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे ताकि आप समझ रहे हो कि लेबर से लेके एग्रीकल्चर से लेके तमाम लोग उसमें शामिल थे। अ,
2014 के आम चुनाव के बाद मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी के मार्गदर्शन में भेज दिया गया था। ये बैठक ऐसे दौर में हुई जब बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पे चल रही है। अब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में तो भेज दिया, लेकिन मार्गदर्शन मंडल के तमाम मेंबर ये सोच रहे हैं कि उनको मार्गदर्शन किसका करना है या क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है 2014 के बाद मार्गदर्शन मंडल तो बन गया है और वो डंपिंग ग्राउंड हो गया तमाम सीनियर नेताओं का और प्रधानमंत्री स्वयं ही स्वयंभू है, आत्मनिर्भर है और कई जगह पर तो इन लोगों को भी मार्गदर्शन करते हुए स्वयं नज़र आते हैं। अ, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिससे ये खबर सबसे पहले बाहर आई। देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर हुई इस बैठक में मुरली मनोहर जोशी प्रमुख वक्ता थे, जिनका तर्क था कि आर्थिक वृद्धि किसी देश का अकेला उद्देश्य नहीं हो सकती है और इसके लिए जोशी ने वामपंथी अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन की विशेष रूप से उल्लेख किया, जो खास मायने रखता है। दिल्ली संघ की लेक्चर सीरीज जो हुई थी उसके पहले ये बैठक 19 और 20 अगस्त को हुई, जिसके होस्ट मजदूर संगठन के बीएल सुरेंद्रन थे। बैठक में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने डी ग्रोथ का प्रस्ताव रखा। जिसका मतलब है सार्वजनिक विमर्श को आर्थिक वृद्धि केंद्रित नजरिए से मुक्त करना और वृद्धि को सामाजिक उद्देश्य के रूप में खत्म करना। ये सब ऐसे दौर में चल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी की केंद्र सरकार भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पेश कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जोशी जी का कहना है कि पश्चिम का आर्थिक मॉडल फेल हो चुका है क्योंकि दुनिया में जारी जंग संयुक्त राष्ट्र भी रोक पाने में नाकाम है। अपनी बात समझाने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि 2021 में भारत के 10% उच्च वर्ग के पास देश की कुल घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा था। भारत की व्यक्ति जीडीपी केवल 2,878.5 अमेरिकी डॉलर है, जबकि जापान की 33,955.7 डॉलर है। फिर भी भारत ने जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करने का दावा किया है। अ, अमर्त्य सेन का हवाला देते हुए जोशी जी ने कहा कि अगर देश की आर्थिक सफलता सिर्फ आय से आकी जाए, तो कल्याणकारी जैसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। हालाँकि मुरली मनोहर जोशी ने इस बात को जोर देकर कहा कि मैं हिंदू दृष्टिकोण को आध्यात्मिकता के क्षेत्र को समझने, विकसित करने और चुनौती देने के लिए एक एकीकृत आधार के रूप में रखना पसंद करूँगा। बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुरली मनोहर जोशी के समझाइश का सपोर्ट करते हुए कहा, जोशी जी ने तो सब कुछ कह ही दिया है। और ध्यान देने वाली बात है कि संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने सफाई दी और दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया कि प्रेजेंटेशन और बैठक में हुई चर्चाओं को सरकार की आलोचना के रूप में न देखा जाए। बोले ये सब करने का उद्देश्य नीतियों की समीक्षा करना या कोई निर्णय लेना नहीं है, तो फिर ये बैठक किस लिए है? सवाल ये भी उठता है। क्या ये सिर्फ़ इसलिए लिपापोती की गई थी कि कहीं ये बाहर लीक हो, तो सरकार को ऐसा नहीं लगे कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। अमर्त्य सेन के साथ-साथ मुरली मनोहर जोशी 2 दिन की दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद की अवधारणा का हवाला देते हुए आगाह किया कि दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भर होने से देश के हित में नहीं है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हम योजना बनाते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, उसे हासिल करें लेकिन जो हमारे पास है उसका संरक्षण करने के लिए पर्याप्त प्लान नहीं है। मुरली मनोहर जोशी ने अपनी पीड़ा की शेयर की और हमेशा उन्होंने कहा कि हमने कृषि और स्वदेशी उद्योग का ध्यान नहीं दिया, बल्कि विदेशी सहयोग का स्वागत किया, जो हमारे हित और प्रतिष्ठा को कमज़ोर करते हैं। भले ही दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक की बातें और उठाए गए मुद्दों पर सरकार से न जोड़ने के लिए डिस्क्लेमर पेश किया हो, लेकिन हाल ही में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में स्वदेशी पर ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है। ये बहुत समझने के लिए काफ़ी है कि इस बैठक के जो खबरें हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार ने सीरियसली लिया क्योंकि ये आगे-पीछे इसकी जवाबदेही तो सरकार को देनी होगी। अ, उम जो और कुछ जो बहुत बड़ी बातें जो वो उसमें कही गई है, जो डाटा उन्होंने दिया, उन्होंने कहा खासकर ड्रग्स पे बात करते हुए जोशी जी ने कहा कि एम्स की रिपोर्ट है कि 15.8 मिलियन बच्चे जो 10 से 17 की उम्र के हैं, वो ड्रग्स से प्रभावित है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
7% इंडियन जितने भारतीय हैं वो ड्रग के आदी हो चुके हैं। ऐसे अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा, ये भी आंकड़े उन्होंने दिए। जो लोग जीवन लीला समाप्त करते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि 7.34 लाख 2018 में जो आंकड़ा था वो 1.70 लाख हो गया 2022 तक। 19 और 21 के बीच में यानी 2019 और 21 के बीच में 35,950 विद्यार्थियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की और ये इसमें ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट के लड़के थे। ये बहुत अ, मतलब समझने के परे है। अ, ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज जो अ, बच्चे कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, उनका परसेंटेज देखा जाए, तो हमारे देश में 32.7% है, जो 75 साल भी अमृतकाल में ये बहुत कम प्रतीत होता है, क्योंकि पोलैंड जैसे देश में ये 75.3% है और जापान, जिसकी तुलना हम हमेशा उनसे आगे हम इकोनॉमी हमें करती है, वहाँ 64.6% है। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि हमारे देश में 43.5% जो वर्कफ़ोर्स है, जो नौकरी मतलब लोग जो काम करते हैं, वो कृषि क्षेत्र में हैं। 7 और पोलैंड जैसे देश की बात करें तो वहाँ 7.6% है और जापान में मात्र 3% है। लेकिन हमारे देश में 25.03% ये उद्योग में लगे हुए हैं और 31.5% हमारे यहाँ लोग सर्विस सेक्टर में हैं। यदि हम न नौकरी पेशा की बात करें कि जिनको तनख्वाह मिलती है महीने के महीने, वो आंकड़ा हमारे देश में 23.9% है, जबकि पोलैंड में 80.1% है और 90.5% है। अ, उनका सही कहना है कि जब जितना यदि 43% सबसे ज़्यादा यदि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कृषि में है, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नेग्लेक्ट कृषि में ही होता है। ऐसे कई आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए और ये सरकार के तथाकथित जो तीसरी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, इसका उन्होंने पूर्ण रूप से जो विच्छेदन किया या पोस्टमार्टम किया और आर्थिक स्थिति देश की सामने रख दी। एक तरफ अमेरिका के हमारे ऊपर सैंक्शंस है, दूसरी तरफ महँगाई का तड़का है। हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है। टैक्सेशन के मामले में हालाँकि जीएसटी का सरलीकरण मुझे लगता है कहीं न कहीं इसी बैठक का नतीजा या कहीं न कहीं अमेरिका ने जो 50% सैंक्शन लगे हैं, उसका नतीजा हो सकता है। उस पे विशेष अलग से बातचीत होगी। लेकिन एक बात तो ठीक है कि जब रथ यात्रा निकली थी अडवाणी जी की अयोध्या जाने के लिए गुजरात से तब उसके सारथी प्रमोद महाजन हुआ करते थे और उस पूरी रथ यात्रा का गुजरात प्रदेश की व्यवस्था जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हुए वहाँ पर गुजरात के नरेंद्र मोदी ने देखी थी। लेकिन मुरली मनोहर जोशी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने दिल्ली से लाल चौक श्रीनगर तक एक यात्रा निकाली थी ऐसी ही रथ यात्रा और उसके सारथी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी के एक तरह से गुरु हुआ करते थे जोशी जी। लेकिन जब भी चेले को प्रधानमंत्री पद मिला तो उन्होंने सबसे पहले गुरु को बर्थ में लगा दिया यानी मंडल में लगा दिया। लेकिन पुराने चावल है, पुराने लोगों का एक्सपीरियंस है। इनको खासकर प्रेज़ेंटेशन के लिए बुलाना, उनके नेतृत्व में यह बैठक लेना, कई चीज़ों को रेखांकित करता है कि संघ क्या सोच रहा है, संघ वर्तमान सरकार के प्रति क्या आशा रखता है, क्या नाराज़गी रखता है या वर्तमान सरकार को फ़ेल मानता है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। हालाँकि संघ हमेशा डबल स्पीकिंग की बात करते हैं। दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे थे कि ना ये सरकार की आलोचना है, ना या कोई नीति निर्धारण के लिए है, तो फिर ये समय बर्बादी क्यों? संघ चालक और दत्तात्रेय होसबोले, तो हो सकता है इनको कोई काम ना हो, लेकिन बाकी जो संगठन जो जितने नाम मैंने लिए, वो सभी लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो संघ समझना क्या चाहता है? ये संघ समझना चाहता है या संघ सरकार को समझाना चाहता है? कुल मिलाकर ये बात जब सामने आई, तो इस सरकार की नाकामी को इस रेखांकित करती है। तो सरकार कितना भी कहे, लेकिन सरकार के अपने लोग ही कहे कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये प्रधानमंत्री के लिए आईना है। सीधे हिट होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दावे और भारत की अर्थनीति। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।